बिहार और उत्तर प्रदेश के जितने एमपी होते थे वो सारे इन्हीं के इर्द गिर्द रहते थे जी। और सरकार बनाने में इनकी भूमिका अहम होती थी। मधुबनी की बात करें तो दोनों का समीकरण अलग अलग है। झंझारपुर में जितना आसान जीत रामप्रीत मंडल का दिख रहा है, उतना आसान जीत डॉक्टर अशोक यादव भाजपा प्रत्याशी की यहाँ नहीं होने वाली है जी। नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का बिगुल अब से कुछ महीने पहले ही फूंका जा चुका था और लोकसभा चुनाव अब अपने उस मुहाने पर खड़ा है जहां देश एक अलग प्रधानमंत्री की सोच रखता है, या फिर ये कहे कि देश एक अलग कार्यकाल की सोच रखता है और आगे आने वाले समय में नए प्रधानमंत्री को अपने प्रधानमंत्री के रूप में सम्मानित करना चाहता है। इस समय हम मधुबनी में मौजूद हैं और मधुबनी को मिथिलांचल की हृदय स्थली कही जाती है। हृदय स्थली इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ की भाषा की मिठास, यहाँ की कोमलता और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो कहीं और नहीं मिलती। लेकिन राजनीति भी इसका एक केंद्र बिंदु रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो मधुबनी को मिथिलांचल का वो पड़ाव माना जाता है जहाँ से मिथिलांचल की सीढ़ी खुलती है और सफलता की मंजिल इसी रास्ते से होकर गुजरती है। मेरे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक जागरण में ब्यूरो चीफ रह चुके श्यामानंद मिश्रा जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मिथिलांचल की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या कहती है। लोकसभा का जो चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक चला है, 7 चरणों में चला है, उसके अंत की प्रक्रिया क्या कहती है और आगे आने वाले समय में चीज़ें कैसे डिस्क्राइब होने वाली है, भारत को कैसे कैसे लोग मिलने वाले हैं, कैसे सांसद मिलने वाले हैं, कैसे प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं, इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी हमारी। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। और स्वागत के साथ ही मेरा पहला सवाल है, मिथिलांचल की जो पृष्ठभूमि रही है इसमें राजनीति बहुत अभिन्न अंग रहा है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो पिछले 2 चुनावों में महागठबंधन को एक भी सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दी है और महागठबंधन इस सीट पर फाइट कर रही है। यानी कि अपनी परिस्थिति, जो उनकी पुरानी परिस्थिति थी, लालू यादव वाली जो छवि थी, उसे बचाने की कोशिश कर रही है। जो कांग्रेस का पुराना केंद्र बिंदु रहा था मिथिलांचल, उसे बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी हर तरफ से उन्हें मात देते जा रही है। तो ऐसे में सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि मिथिलांचल की इस परिस्थिति में इस चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए गौरव जी, मिथिलांचल सही बोले हैं आप, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और एक से एक बढ़कर यहाँ कांग्रेस के कहिए वामपंथी नेता हुए जो देश में पूरा प्रसिद्धि पाए जी। ललित बाबू हुए, कॉमरेड भोगेंद्र झा हुए, जिन्हें भोगी भगवान के नाम से लोग जानते हैं जी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस मिथिलांचल में जो देश के क्षितिज पर छाए रहे। बिल्कुल। देश की राजनीति इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमती रही। जैसे ललित बाबू के बारे में कहा जाता था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जितने एमपी होते थे वो सारे इन्हीं के इर्द गिर्द रहते थे जी। और सरकार बनाने में इनकी भूमिका अहम होती थी। अब आप सवाल कर रहे हैं कि 2 चुनाव से 2014-2019 से मिथिलांचल में महागठबंधन कहिए, इंडिया गठबंधन कहिए, माने भाजपा से इतर जो पार्टी रही है भाजपा के विरोध में, उनका खाता नहीं खुल पाई उस पार्टी की। अब इस बार जो 2024 का चुनाव हुआ है, इसमें भी संभवतः यही स्थिति बन रही है। यही संभावना देखने को मिल रहा है कि जो एग्जिट पोल आया है या जो विश्लेषण देश भर से आ रहे हैं, मिथिलांचल के बारे में जो बड़े बड़े पत्रकार या जो विश्लेषक हैं वो लोग किए हैं, हम भी कई बार कैमरा पर आकर बात किए हैं, तो इस बार भी यही संभावना है कि मिथिलांचल में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का खाता खुलना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। चूंकि आपकी पत्रकारिता की छवि अच्छी रही है और आपने इस फील्ड में बहुत योगदान दिया है, ऐसे में आपके पास अनुभव भी अपार होगा। आप अपने अनुभव के आधार पर यदि सिलसिलेवार सीट की बात करें, लोकसभा सीट की बात करें, तो पहले स्थान पर किस पार्टी के किस कैंडिडेट को देखते हैं? यदि मैं पहला एग्जाम्पल मधुबनी के तौर पर देखूँ तो देखिए, मधुबनी जिला में 2 लोकसभा है जी, एक झंझारपुर और एक मधुबनी जी। दोनों पर
एक पर भाजपा के डॉक्टर अशोक कुमार यादव सांसद रहे हैं, अभी प्रत्याशी हैं। दूसरे पर झंझारपुर में रामप्रीत मंडल रहे हैं जी। ये दोनों जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर अशोक यादव से थोड़ा सहूलियत, थोड़ा कहिएगा कि आराम से जीत हासिल करने वाले नजर आ रहे हैं रामप्रीत मंडल। झंझारपुर की सीट सेफ सीट है, यहाँ महागठबंधन प्रत्याशी काफ़ी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि एक राजद से बागी होकर, राजद से समझिए कि वो वीआईपी को ये सीट मिला, वीआईपी से बागी बनकर गुलाब यादव जो काफ़ी एक बड़ा नाम है मधुबनी जिला में, पूर्व विधायक भी रहे हैं और उनकी पत्नी एमएलसी भी हैं जी, बेटी जिला परिषद अध्यक्ष भी है बिंदु गुलाब यादव, और एक बड़ा पकड़ बना लिया है इस जिला में। उन्होंने चुनाव मैदान में कूदने से उनके चुनाव मैदान में आने से, वो बसपा के कैंडिडेट थे लेकिन उन्हें निर्दलीय भी आप कह सकते हैं, उन्होंने ठीक ठाक वोट महागठबंधन का काट लिया। यादव समाज के लोग और कुछ ऐसे समाज के लोग जो महागठबंधन के तरफ थे, उनका वोट इनको आ गया। ठीक है, क्या कहते हैं जदयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल को जी। यह वजह। दूसरी बात की आरजेडी का कैंडिडेट झंझारपुर में नहीं था, झंझारपुर में था वीआईपी का कैंडिडेट। वीआईपी का कैंडिडेट कौन? तो जो चुनाव नामांकन से पहले तक या टिकट जो मिला उनको, उससे 2 दिन 3 दिन पहले तक वो भाजपा के सदस्य थे, समर्पित भाजपा कार्यकर्ता रहे हैं। तो उन्होंने पाला बदलकर वीआईपी से टिकट लिया। परिणाम हुआ कि अति पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र झंझारपुर में सुमन महासेठ पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और रामप्रीत मंडल काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ठीक है, अब मधुबनी की बात करते हैं। आपने बताया कि मधुबनी में 2 लोकसभा क्षेत्र है। आप अशोक यादव के बारे में कह रहे थे। अशोक यादव हुकुमदेव यादव के बेटे हैं और हुकुमदेव यादव केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। अशोक यादव की भी अच्छी पकड़ है, पिताजी की विरासत को ही संभाल रहे हैं। हालांकि इससे पहले विधायक हुआ करते थे कभी, और उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे। लेकिन ऐसे प्रत्याशी पर अशोक यादव पर आरोप भी बहुत सारे लगे थे इस इलेक्शन में। खास तौर पर जो ग्रामीण लोग थे वो ये कह रहे थे कि जो उनके सांसद हैं वो उनके स्थानीय क्षेत्र में नहीं जाते, उनकी समस्याओं को नहीं सुनते। और सांसद प्रतिनिधि के द्वारा कई बार ऐसा कहा जा चुका है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं तो अपने काम के एवज में उन्हीं से काम मांगिए, ऐसा लोग आरोप लगा रहे थे। तो फिर ऐसी परिस्थिति में अशोक यादव से भी तो मनमुटाव है लोगों का। दूसरी तरफ आप देखिए अली अशरफ फातमी जो दरभंगा से राजनीति करते थे और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, तो अली अशरफ फातमी मधुबनी आए और मधुबनी आने के बाद में फातमी जी टक्कर दे रहे हैं अशोक यादव को। तो ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि यहाँ की जो सियासी बयार है वो किसी के पक्ष में हिलते डुलते नहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है जी। गौरव जी, आप मधुबनी के बारे में सवाल किए थे। झंझारपुर और मधुबनी की बात करें तो दोनों का समीकरण अलग अलग है। झंझारपुर में जितना आसान जीत रामप्रीत मंडल का दिख रहा है, उतना आसान जीत डॉक्टर अशोक यादव भाजपा प्रत्याशी की यहाँ नहीं होने वाली है जी। कांटे की टक्कर है। हाँ। और अली अशरफ फातमी चुनाव बेहतरीन तरीका से उन्होंने लड़ा है। और ये बात भी सही है, आपने कहा कि लोगों से काफ़ी लोग खपा थे। हाँ। अपने सांसद से अशोक यादव से। यह नाराजगी चुनाव के वक्त तक दिखा। हाँ। लेकिन मोदी के नाम पर जो लोग हार करके गुस्सा में कहिए, जो भी कहिए, लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं 2 भाग में बटे थे जो अशोक यादव को अंत तक मतदान कर दिया उनके पक्ष में। लेकिन फिर भी मधुबनी की लड़ाई कांटे की लड़ाई है। जीत हार का फैसला जो यहाँ होगा वो बहुत ही मामूली मतों से होने जा रहा है। उतने, जबकि सर्वाधिक मत से जीते थे पिछले चुनाव में 2019 में बिल्कुल अशोक यादव। हाँ। ऐसी जीत इस बार होने वाली नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अशोक यादव नहीं जीतेंगे, मैं कहा अंत तक जीत सकते हैं वो, क्योंकि महिला वोटरों का
महिला वोटर जो हैं वह मोदी के नाम पर कहिए या 5 किलो अनाज के नाम पर कहिए या अन्य योजनाओं को लेकर कहिए, वह साइलेंटली भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में मतदान कर दी है। यही चमत्कार कुछ नया खेला करने जा रहा है और मिथिलांचल में नहीं पूरे बिहार में इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार के सीट पर बात करेंगे बाद में, लेकिन हम मिथिलांचल को समेटने की कोशिश कर रहे हैं और मिथिलांचल में ही एक अलग हिस्से पर चलते हैं जहां की सियासत भी काफ़ी केंद्र में रही है और कहा जाता है कि महाराज के समय से ही वहां की जो सियासत है वो भारतवर्ष में अपना नाम कर चुकी है और भारतवर्ष में एक बड़ा गहरा इतिहास रहा है दरभंगा महाराजा का, चाहे वो दान देने के मामले में हो जाए, राजनीति के मामले में हो जाए और बाकी और चीज़ों के मामले में हो जाए। दरभंगा सीट पर पहुँचते हैं, विधायक को पहुँचाया सांसद की सीट पर, सांसद की कुर्सी पर बैठे, एक टर्म पूरा कर लिया, अब ये दूसरा टर्म क्या गोपाल जी ठाकुर का होने वाला है या फिर यहाँ कुछ ना कुछ पेच है? देखिए, दरभंगा की लड़ाई जो है, इस बार की लड़ाई दरभंगा में भी कांटे की लड़ाई हो गई है। गोपाल जी ठाकुर वहाँ अकेले पड़ गए। भाजपा के जितने विधायक थे, एमएलसी थे या भाजपा के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो गोपाल जी ठाकुर से खपा थे। कारण जो भी हो, दरभंगा में हमने 2-3 दिनों तक दरभंगा का भ्रमण किया, लोकसभा का, अकेले उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री जब दरभंगा आए, प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम हुआ दरभंगा में, तब से गोपाल जी ठाकुर की स्थिति थोड़ा सा बेहतर दिखने लगा। लेकिन वहाँ के जितने विधायक थे, खुलकर तो नहीं, लेकिन वो लोग समर्पित होकर काम भी नहीं कर रहे थे, न विरोध कर रहे थे, न पक्ष में जा रहे थे जी। तो दरभंगा में वो अकेले पड़ गए, लेकिन अंत तक वहाँ के मतदाता, खासकर महिला मतदाता, वहाँ भी चमत्कार की है, वहाँ भी खेल करने जा रही है और अंत तक ललित यादव जो वहाँ के विधायक हैं दरभंगा ग्रामीण के, इस बार राजद ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था जी। तो वहाँ भी हमको ललित यादव पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जीत हार का फासला वहाँ भी बहुत कम मतों से होने जा रहा है। ठीक है, दरभंगा के बारे में एक और बात कही जाती है, जब गोपाल जी ठाकुर अपना पहला टर्म पूरा कर रहे थे, उसी समय में अब्दुल बारी सिद्दीकी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया था। माना जाता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को यदि दरभंगा की जगह मधुबनी से उम्मीदवार बनाया जाता तो पिछले टर्म में अशोक यादव के लिए वो एक बड़ी चुनौती बनते। ठीक है, ये बात अब्दुल बारी सिद्दीकी लगातार यहाँ चुनाव लड़े, संपर्क में रहे, काफ़ी अच्छा ये है। मुस्लिम बाहुल 3-3, 4-4 विधानसभा है यहाँ, मधुबनी, बिस्फी, जाले, केवटी, ये सब मुस्लिम और क्या कहते हैं जो मतदाता हैं। लेकिन यहाँ की विडंबना है कि जो ही भाजपा से यादव कैंडिडेट हो जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि हम आरजेडी हैं, हम लालू यादव हमारे नेता है, तेजस्वी यादव हमारे नेता है, यादव वोट बढ़ जाता है। नतीजा होता है कि मामूली मतों से ही सही, पिछली बार को छोड़ दें तो यहाँ बीजेपी जीत जाती है। 2009 से ये सिलसिला चल रहा है कि यादव मतों में बिखराव होता है और बीजेपी प्रत्याशी जीत जाते हैं। ब्राह्मण सर्वाधिक हैं, ब्राह्मण का एक तो मत प्रतिशत कम होता है जी। और सारे के सारे कहिए 5%, 10% छोड़ दीजिए, सारे के सारे मत भाजपा के पक्ष में। ठीक है, वोटिंग परसेंटेज के फैक्टर पर भी हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल। इस बार का जो चुनाव रहा है उसमें ये देखने को मिला है कि जो मिथिलांचल के लोग हैं उनके सामने कुछ एक ऐसे नए नए कैंडिडेट आए हैं जिनका परिचय वास्तविक तौर पर लोगों के बीच में नहीं रहा है। जैसे आप शांभवी को देख लीजिए, एक तरफ आप आकाश को देख लीजिए, तो मिथिलांचल की जो सीट बच जाती है, समस्तीपुर की, बेगूसराय की, सहरसा की, इन सीटों को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बता देते हैं। समस्तीपुर की आपने चर्चा की, समस्तीपुर में कांटे की लड़ाई हुई है और मुझे लग रहा था जिस तरह का आक्रोश लोगों में मैं समस्तीपुर में देखा, लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न विधानसभा में गए जी, तो लोग शांभवी से काफी नाराज दिख रहे थे। शांभवी से ज्यादा नाराज चिराग पासवान से दिख रहे थे। लोगों का सीधा सीधा आरोप था कि चिराग ने इस सीट को बेच दिया और बाहरी कैंडिडेट शांभवी को माना जाता था। स्थानीय बनाम बाहरी लड़ाई हो गई थी वहाँ। लेकिन महेश्वर हजारी जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं जी, उन्हीं का पुत्र सनी हजारी जी कैंडिडेट था जी। अच्छी लड़ाई उन्होंने
लड़ी है, अच्छा चुनाव जो होना चाहिए लोगों का काफ़ी ये है। तो लेकिन वही जो बात बार बार हम दोहरा रहे हैं, महिला मतदाता अगर वहाँ कुछ खेल कर दे या कुछ कर दे, नहीं तो संभवी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और 3-4 सीट ही 2-3 सीटें मिथिलांचल में है जिसमें कांटे की लड़ाई देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एक समस्तीपुर भी है। ठीक है। और दूसरा एक कारण है कि संभवी की शादी किशोर कुणाल से IPS हैं, उनके पुत्र से हुए, वो जाति के भूमिहार हैं जी। तो ये मैंने क्या कहते हैं, सुरक्षित क्षेत्र में अगर आप जाति के कैंडिडेट का आना ये भी एक मसला था समस्तीपुर में। और ये चुनाव के वक्त कितना काम किया और किस हद तक उनको नुकसान पहुंचाया संभवी को, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन समस्तीपुर की लड़ाई कांटे की लड़ाई है। ठीक है, चूंकि आप चिराग पासवान की बात कर रहे थे, उनका जिक्र कर रहे थे, तो मेरा एक सवाल है चिराग पासवान से रिलेटेड। हालांकि ये मिथिलांचल के मुद्दे से बाहर का सवाल है, लेकिन फिर भी सवाल है। सवाल ये है कि लोजपा पार्टी में जैसे टूट हुई पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान को लेकर, रामविलास पासवान के निधन के बाद, उसके बाद से जिस तरीके से पार्टी को संभाला है चिराग पासवान ने, क्या कहेंगे कि चिराग इस बार लोकसभा चुनाव में छा गए हैं या फिर तेजस्वी के आगे फीके पड़ गए? तेजस्वी चिराग की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, चिराग अपना सीट किसी तरह बचा रहे हैं, वो भी फंसे हुए हैं, लेकिन छाए नहीं। चिराग अच्छे छवि के नेता हैं, युवा चेहरा है, बिहार में लोग अच्छे नज़रिए से उनको देखा है। लेकिन उन्होंने जो टिकट का वितरण किया है, पिछली बात को चाचा भतीजा की लड़ाई को छोड़ दें, टिकट का वितरण उन्होंने सही तरीका से नहीं किया है। इससे उनके पार्टी में भी लोगों में नाराजगी थी। तो चिराग 5 सीट पर चुनाव लड़े हैं जी, उनकी पार्टी लड़ी है जी। हमको लगता है कि 2 से 3 सीट चिराग लूज कर सकते हैं। अगर जीत जाए मोदी के नाम पर तो ये अलग बात है, नहीं तो हमारे समझ से 2 से 3 सीट चिराग हारने जा रहे हैं। अपना सीट वो बचा लेंगे अंत तक, लेकिन 5 सीट में से 2 से 3 सीट चिराग हार भी सकते हैं या जीतेंगे उनका कैंडिडेट, तो समझिए कि एक गनीमत है और भाग्य से जीत जाएंगे। और महिला वोटर के आशीर्वाद से जीत जाए तो अलग बात है, लेकिन लोग उनसे, उनकी पार्टी के लोग या वहाँ उस क्षेत्र के लोग उनसे खुश नहीं दिखे। ठीक है, महिला वोटर्स, आप एक बड़ी बात बता रहे हैं। जब भी आप सवाल का जवाब दे रहे हैं तो आप साथ में एक महिला वोटर्स की बात ऐड कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महिला वोटर्स ही क्यों, और पुरुष वोटर्स की जो संख्या है, क्या उसमें इस चुनाव में गिरावट हुई है, या फिर ऐसा माना जा सकता है कि पुरुष वोटर्स जो हैं उनमें टूट पड़ी हुई है और जो महिला वोटर्स है वो मोदी के नाम पर जो भी व्यक्ति कैंडिडेट बनकर मैदान में उतरता है उसका सपोर्ट मिल जाता है उन्हें? देखिए, महिला वोटर सबसे पहले तो ये कर ले, इस बार का जो चुनाव हुआ है जी, वो महिला पुरुष से ज़्यादा प्रतिशत महिला का मतदान हुआ है, वोट गिराई है वो। और चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे 5 किलो अनाज की बात हो, या कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें महिला को लाभ मिल रहा है जी नरेंद्र मोदी की सरकार से। तो इन सब बातों को लेकर महिला का झुकाव नीतीश कुमार प्लस नरेंद्र मोदी से ज़्यादा, और नीतीश कुमार से भी लोग बिहार में महिलाएं प्रभावित हुई हैं। इसलिए प्रभावित हुई हैं कि जीविका की बात करें आप, शराबबंदी जी, 101 करोड़ से ज़्यादा महिला जुड़ी हुई हैं जीविका से। बिल्कुल, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, ये सब जितने सब लाभान्वित हुए हैं। महिलाओं के प्रति नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। 50% आरक्षण की बात हो या विभिन्न जगह पर उन्हें स्थान दिया गया है, स्थापित किया गया है, महत्व दिया गया है जो पहले नहीं था। वो सारी चीज़ें महिलाओं को नीतीश कुमार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा मिला है। इसलिए घर के लोग भी, घर के पुरुष भी नहीं जान पाए कि हमारे घर की महिलाएं किसको मतदान की है। ठीक, लाख समझाने के बाद वो गुपचुप तरीके से एनडीए के पक्ष में मतदान की है। ये एक क्षेत्र की बात नहीं, ये लगभग हर क्षेत्र की यही कहानी है, यही स्थिति को बदल रहा है। ठीक है, मिथिलांचल के और हिस्सों का अवलोकन करते हुए मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, और सवाल ये होगा कि क्या मिथिलांचल में अब भी कास्टेज मैटर करता है? बिल्कुल, अब चाहे कितना भी कुछ हो जाए देश में, लेकिन चुनाव जो बिहार में लोग हो रहा है, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, या पंचायत का हो, या त्रिस्तरीय कोई भी चुनाव हो, अंत तक
यह जातीय गोलबंदी के बीच में जाके सिमट कर रह जाता है यह चुनाव। समझ गए? इसको इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लोग अपने जाति को पसंद करते हैं, चाहे किसी दल के रहें, लेकिन अपनी जाति को पसंद करते हैं। यह मिथक नहीं टूटा है बिहार में, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों या अनपढ़ हों, अशिक्षित हों। ये जातीय गोलबंदी बिहार में न टूटा है, न लगता है कि निकट भविष्य में टूटने वाला है। इस बार भी इसी के इर्द गिर्द चुनाव हुआ है जी। महिलाओं पर जितना असर पड़ा, कम असर पड़ा है, लेकिन पुरुष युवा जो भी हैं उन पर ये जातीय गोलबंदी का असर पूरा। ठीक है, जातीय गोलबंदी से मेरे जहन में एक और सवाल आया, और सवाल ये है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसने जातीय जनगणना की है, और उस समय बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों की सरकार हुआ करती थी। तो क्या कह सकते हैं कि इस चुनाव में उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, और अगर इम्पैक्ट पड़ा है तो इसका लाभ किसे मिलते हुए दिखाई दे रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव भी एक तरफ इम्पैक्ट की बात करते हैं कि उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना कराई, जिसके जरिए लोगों को अपनी अपनी जाति के बारे में जानकारी मिल गई। वहीं नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुआ करते थे, तो उनके पास भी अच्छी खासी नॉलेज है इस मामले की। तो ऐसे में इम्पैक्ट पड़ा है क्या कैंडिडेट को लेकर के पार्टी इस तरीके से रवैया अपनाई है कि हाँ चलिए कास्टिज्म को ही देखते हैं और उस हिसाब से प्रेफरेंस देते हैं? मेरे समझ से जातीय जनगणना जो हुआ है उसका कोई खास असर इस चुनाव में नहीं दिखा। बहुत कुछ युवा वर्ग में जरूर दिख रहा था ऐसा, लेकिन धरातल पर, शहर जमीन पर यह नहीं उतरा। जातीय जनगणना का कोई असर नहीं दिखा। ये जात में बट कर रह गया चुनाव। समझ गए? ये इसलिए इसका कोई असर नहीं पड़ा। तो चाहे वो कहीं भी जाइए बिहार के किसी कोने में, हाँ इस चुनाव में एक चीज़ जरूर हुआ कि तेजस्वी यादव स्थापित नेता हो गए बिहार के। उन्होंने सीधा सीधी नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ी और उन्होंने सीधे उनको चैलेंज किया। लोगों का झुकाव इसके प्रति, जो क्या कहते हैं, एक नेता का जो छवि होना चाहिए, स्थापित नेता का, उन्होंने चुनाव में कोई अनर्गल बयानबाजी भी नहीं किया, कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द का प्रयोग नहीं किया, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा। इसलिए उनके तरफ लोगों का झुकाव, उन्होंने स्थापित कर लिया अपने आप को बिहार में कि एक तेजस्वी, उसके बाद ही कोई दूसरा नेता बिहार का है। तेजस्वी अपने आप को स्थापित कर लिया है। जातीय जनगणना इसका जो है असर बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला। ठीक है, अब मेरा एक आखिरी सवाल ये कि मिथिलांचल की राजनीति को समझते हुए आप एक सीधा सीधा कटाक्ष भी कर लीजिए, और कटाक्ष के साथ में ये भी बयां कर दीजिए कि मिथिलांचल में क्या जो गठबंधन रहा है महागठबंधन का, उसका खाता खुलने जा रहा है या फिर मैंने जो अध्ययन किया है जी, यह एग्जिट पोल भी आ रहा है। इससे पहले भी हमने कई बार हमने लिखा भी है, हमने बोला भी है। हमारे समझ से सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, समस्तीपुर की बात हम लोग कर चुके हैं जी। इधर बगल में सुपौल है जी। तो हमारे समझ से बेगूसराय है। ये मिथिलांचल का जो एरिया है, यहाँ हमारे समझ से जो स्थिति परिस्थिति है और महिला वोटरों का जो खेल हुआ है अंदर अंदर, उससे नहीं लगता कि मिथिलांचल में ये 5-6 जिला, 7 जिला, 8 जिला को मान के चलिए कि मिथिलांचल में महागठबंधन का फिर इस बार खाता खुलने जा रहा है। हमसे बात अगर किसी क्षेत्र में हो जाए, जैसे शिवहर की बात करेंगे हम, समस्तीपुर की बात किए हम, सीतामढ़ी की बात किए हम, सुपौल की बात किए हैं, लेकिन अंत तक लड़ाई कांटे की है। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्यामानंद मिश्रा जी थे, जो कि अपना एनालिसिस बता रहे थे। एग्जिट पोल आ चुका है और एग्जिट पोल के जरिए लोग यह भी जान चुके हैं कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, और 4 जून के शाम ढलते ढलते आप तक वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर देश में नई सरकार किसकी बन रही है। लेकिन मिथिलांचल की जहाँ तक बात की जाए तो मिथिलांचल की जो बानगी रही है, सीतामढ़ी को समझ लीजिए। सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर एक तरफ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन राय रहे हैं। वहीं आप शिवहर को समझेंगे तो रितु जायसवाल, जो कि एक IAS अधिकारी की वाइफ है, और इसके अलावा एक मुखिया भी रही है और अच्छी मुखिया रही है। पिछली बार वो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी थी, लेकिन चुनाव में उन्हें परास्त मिला था। इस बार
आरजेडी की तरफ से, वो महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी है वहाँ पर, और उनके अगेंस्ट में जो चुनाव लड़ रही हैं वो है लवली आनंद, जो कि आनंद मोहन की पत्नी है। वहीं समस्तीपुर सीट पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। सन्नी हजारी और शांभवी चौधरी के बीच में दरभंगा मधुबनी का इतिहास आपको पता ही होगा। दरभंगा का जो इतिहास रहा है उसमें ललित यादव और गोपाल जी ठाकुर एक दूसरे से टक्कर ले रहे हैं, लेकिन मोदी के आने की वजह से गोपाल जी ठाकुर को कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिला है। वहीं अशोक यादव की बात करें तो अशोक यादव अली अशरफ फातमी पर अगर भारी पड़ रहे हैं तो भारी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की वजह से पड़ रहे हैं। हालांकि देश में कई ऐसी राजनीतिक जगह है जिसमें नरेंद्र मोदी का जादू चला है, नरेंद्र मोदी का मैजिक चला है, और वहां लोग कैंडिडेट की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को वोट दे रहे हैं। वहीं जो इंडिया अलायंस रहा है, इंडिया अलायंस की हमेशा से सोच यही रही है कि अगर अलायंस बनकर इस बीजेपी पार्टी से, एनडीए गठबंधन से लड़ा जाए तो शायद ऐसा हो सकता है कि मुकाबला उनके पक्ष में रहे। लेकिन ये 2024 का जो नतीजा है ये लगभग एग्जिट पोल के जरिए यह संकेत देता है कि इस बार तो इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बनने जा रही है। सहयोग कर रही थी आर्या, मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिएगा, आपका अपना चैनल है फ्रंटलाइन 24।